गर्मी में गरीब बहू की बर्फ की रसोई। माँ, आज तो रसोई में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब क्या बना रही हो आज खाने में? मेरी गुड़िया रानी को कब से दम बिरयानी खानी थी ना, तो मैं वही बना रही हूँ। माँ, अब तो आपको यहाँ बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती है ना? मेरा आने वाला भाई बहुत खुश होगा ना? हाँ बेटा, वो भी बहुत खुश है। इस बर्फ की रसोई में तो गर्मी उड़न छू हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है बर्फ की रसोई में नहीं, बल्कि बर्फ की पहाड़ियों के बीच में आ गई हूँ। ना पसीना आता है, ना गर्मी से दाने निकलते, और ना गर्मी से चक्कर आते हैं। माँ, फिर तो आप मेरे लिए खीर भी बना सकती हो ना? मेरी मुन्नी को खीर खाना है? ठीक है, पहले मैं दम बिरयानी बना देती हूँ, फिर मैं तुम्हारे लिए खीर भी बनाऊंगी। जहाँ दुनिया भर में हर कोई अपनी ईंट पत्थर लकड़ी की रसोई, मिट्टी की रसोई, यहाँ तक कि कुछ अमीर लोग शीशे की रसोई में खाना बना रहे थे, तो वहीं संगीता अपनी बर्फ की रसोई में इस भयानक गर्मी में बिना पसीना बहाए और खुश होकर सबके लिए खाना बना रही थी। आखिरकार ये किस तरह की बर्फ की रसोई थी जो गर्मी में भी नहीं पिघल रही थी, और किस तरह संगीता ने इस बर्फ की रसोई को बनाने का क्या राज था? इस बर्फ की रसोई के पीछे का रहस्य जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। सुबह से दिल घबरा रहा है, बेचैनी हो रही है, ऊपर से ये रसोई की गर्मी से कहीं चक्कर खाकर ही बेहोश ना हो जाऊं। अरे बहू, कितनी बार कहा है तुझे कि खिड़की खोलकर खाना बनाया कर। तूने खिड़की भी बंद कर रखी है। अब भपका तो होगा ना रसोई में। माँ जी, अगर खिड़की खोल दी ना तो धूप सीधा मुझ पर आएगी, फिर धूप में जलते हुए खाना बनाना पड़ेगा। इतने पैसे भी नहीं हो पा रहे हैं कि एक टेबल फैन लाकर तेरे लिए रसोई में रख दूं। बता, ऐसी हालत में गर्मी में मेरी बहू खाना बना रही है। बहू, तू घर के बाकी काम देख लिया कर, मैं खाना बना दूंगी। माँ जी, मेरा ख्याल रखने के चक्कर में आप अपनी सेहत क्यों भूल जाती हैं? आपको याद नहीं कि आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है? जरा भी गर्मी लगेगी तो आपका बीपी हाई हो जाता है। लेकिन बहू, तू भी तो पेट से है, जरा अपना तो देख। संगीता का परिवार काफी छोटे घर में रहता था। उनके घर में छोटी उनकी रसोई थी, और छोटी सी रसोई में संगीता को गर्मी से परेशान होकर कई घंटे तक खाना बनाना पड़ता था। ऊपर से गर्भवती होने की वजह से तो कभी कभी संगीता रसोई में बेहोश हो जाती थी। हे भगवान, संगीता बहू, क्या हुआ तुझे? उठना। बहू को क्या हुआ? अब मैं क्या करूं? अनुराग, जल्दी से आ देख, संगीता बहू को क्या हो गया? अनुराग संगीता को उठाता है और उसे जल्दी से अस्पताल लेकर जाता है। डॉक्टर, मेरी पत्नी ठीक तो है ना? वो अचानक बेहोश कैसे हो गई? देखिए, प्रेगनेंसी में आए दिन चक्कर आना, बेहोश होना ये आम बात है, लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा था कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है। ऊपर से वो गर्भवती हैं। ऐसी हालत में ज्यादा देर गर्मी में काम करना उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आप जितना हो सके उन्हें ठंडक में रखिए, और हर थोड़ी देर में कुछ न कुछ ठंडी खाने पीने की चीज उन्हें देती रहिएगा। अनुराग एक छोटी सी फैक्ट्री में जूते की पैकिंग का काम करता था। रोज मिलने वाले 100-200 रुपए से अनुराग को हर दिन का गुजारा चलाना पड़ता था। इसमें भी अनुराग घर के लिए थोड़ा कम राशन लाकर आए दिन अपनी पत्नी के लिए कभी जूस तो कभी कोई फल लेकर आ जाया करता था। ये लो संगीता, आज मैं तुम्हारे लिए मौसमी का जूस लेकर आया हूँ, इसे पी लो। लेकिन ये तो गर्म हो गया है। पर मैंने तो इसमें बर्फ डलवाई थी, लगता है रास्ते की गर्मी से ये गर्म हो गया। कोई बात नहीं, मैं पड़ोस से थोड़ी बर्फ मांग कर ले आती हूँ। संगीता अपनी पड़ोस में रहने वाली आशा के घर जाती है और उससे बर्फ मांगती है। आशा संगीता को अपने किचन में ले जाती है और उसके लिए फ्रिज से बर्फ निकालने लगती है। आशा के किचन में जाते ही संगीता को काफी ठंडक महसूस होती है, और तभी संगीता की नजर किचन में लगे एसी पर पड़ती है। आशा, तुम्हारी रसोई में तो एसी लगा हुआ है। आजकल तो हर कोई रसोई में एसी लगवा रहा है। गर्मी इतनी है कि बिना एसी की रसोई में खड़े होकर खाना बनाना मुश्किल हो जाता है। पैसा हो तो इंसान सब कुछ कर सकता है। एक मेरी पड़ोसन की रसोई है, एसी है, और एक मेरी रसोई है जो एसी कम ईंट की भट्टी ज्यादा दिखती है। संगीता बर्फ लेकर घर आ जाती है और अब जूस को ठंडा करके पीने लगती है, और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गर्मी में घंटों तक रसोई में खाना बनाने की वजह से कई बार तो संगीता के शरीर पर गर्मी के दाने ही निकल आते हैं। माँ जी, देखिए ना, पीठ पर कितने दाने निकल आए हैं। बहुत खुजली हो रही है, जलन हो रही है। परेशान मत हो बहू, मैंने मुन्नी के हाथ से पाउडर मंगवाया है, लगा दूंगी तुझे, थोड़ा चैन मिल जाएगा। माँ जी, अब तो ये चैन ठंडी ठंडी बर्फ लगाने से ही मिलेगा। तो मैं पड़ोस से जाकर बर्फ ले आता हूँ। जिनसे मैं बर्फ लाती हूँ वो 2 दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं। आप मार्केट से ही 10-20 रुपए की बर्फ खरीद कर ले आइए। अनुराग जल्दी से मार्केट जाता है और 20 रुपए की बर्फ खरीद कर घर लेकर आता है।
अनुराग उस बर्फ के टुकड़े को बीच में से तोड़कर मटके में डाल ही रहा होता है कि तभी उस बर्फ के टुकड़े को देखकर संगीता कहती है, अनुराग, इस बर्फ के टुकड़े में कुछ है, देखो कुछ चमक रहा है। अरे हाँ, कुछ चमक तो रहा है, लेकिन ये है क्या? अनुराग जैसे ही उस टुकड़े को तोड़ता है तो उसके अंदर से एक अंगूठी निकलती है। अरे इस बर्फ के टुकड़े के अंदर अंगूठी किसकी है? दिखने में तो काफी महंगी लग रही है। लगता है जिसने ये बर्फ जमाई है शायद उसी के हाथ से अंगूठी निकलकर इस बर्फ के अंदर गिर गई हो। संगीता उस अंगूठी को अपने हाथ में लेकर देखने लगती है कि तभी उस अंगूठी के अंदर से एक सुनहरी रोशनी निकलती है और उस सुनहरी रोशनी के साथ उन सब के सामने एक सुंदर सी परी हाजिर होती है, जिसे देख पूरा परिवार काफी हैरान होता है। माँ जी, ये सच में एक परी है या मैं कोई सपना देख रही हूँ? अगर ये सपना है तो तेरा मेरा सपना एक जैसा कैसे हो सकता है? आप लोग कोई सपना नहीं देख रहे, मैं सच में एक परी हूँ। मेरा नाम पंक्ति है। आज से तकरीबन 100 साल पहले मुझे एक जादूगर ने इस अंगूठी में कैद कर पानी में फेंक दिया था। मैं 100 साल से इस नदी में अंगूठी के अंदर फंसी हुई थी और आज आखिरकार मुझे आप लोगों ने इस अंगूठी से बाहर निकाल दिया। बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? आप लोगों ने मुझे एक नया जीवन दान दिया है। आप सच में परी हो, इसका मतलब आप कुछ भी कर सकती हो। हाँ बेटा, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? खेल, खिलौने, मिठाई या कुछ और? मेरी माँ इतनी गर्मी में रोज खाना बनाती है, उन्हें बहुत गर्मी लगती है। पता है, उनके अंदर मेरा छोटा भाई भी है। आप कुछ ऐसा करो ना कि उन्हें गर्मी ना लगे। मुन्नी के इतना बोलते ही वो परी अपने जादू की छड़ी घुमाती है और जिस अंगूठी से वो परी निकली थी उस अंगूठी पर जादू करती है और संगीता को देते हुए कहती है, ये लो, अब ये एक जादुई अंगूठी बन चुकी है। तुम जब चाहे इस अंगूठी पर अपना हाथ रगड़कर इसके अंदर से बर्फ निकाल सकती हो। और ये कोई ऐसी वैसी बर्फ नहीं होगी, बल्कि एक जादुई बर्फ होगी। ऊपर से इस बर्फ से तुम जो चाहे वो बना सकती हो। अपने लिए बर्फ की रसोई भी बना सकती हो। क्या कहा आपने? बर्फ की रसोई? हाँ, बर्फ की रसोई। ये कहते ही वो परी गायब हो जाती है, जिसके बाद अब संगीता जैसी उस अंगूठी पर अपना हाथ रगड़ती है तो उसके अंदर से ढेर सारे बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े निकलने लगते हैं। अरे, इसका मतलब वो परी सच कह रही थी। इस अंगूठी के अंदर से तो सच में बर्फ के टुकड़े निकल रहे हैं। और क्या कहा था उसने कि ये बर्फ के टुकड़े जादुई बर्फ के टुकड़े हैं। अब हम इन बर्फ के टुकड़ों से सच में एक बर्फ की रसोई बना सकते हैं। अनुराग उन बर्फ के टुकड़ों से अपनी बीवी के लिए अब एक बर्फ की रसोई बनाने लगता है। संगीता बार बार उस अंगूठी को रगड़ती है जिससे ढेर सारी बर्फ निकलती है और अनुराग उससे रसोई बनाता है। सभी लोग अनुराग की काफी मदद करते हैं और कुछ घंटे में बर्फ की रसोई बनकर तैयार हो जाती है। उस बर्फ की रसोई में आते ही संगीता को काफी ठंडक महसूस होने लगती है। ऐसा लग रहा है जैसे हम शिमला आ गए हों। चारों तरफ कितनी ज्यादा ठंडक है, कितना अच्छा लग रहा है। अब मेरी बहू आराम से खाना बना सकेगी और इसे कोई दिक्कत भी नहीं होगी। संगीता जल्दी से सबके लिए बर्फ की रसोई में खाना बनाती है। घंटे तक रसोई में रहने के बावजूद भी संगीता को ना ही गर्मी लगती है और ना ही बेचैनी होती है। साथ ही जादुई बर्फ के होने की वजह से गर्मी से वो बर्फ गल भी नहीं सकती थी। आपने तो बहुत अच्छी बिरयानी बनाई है। पहले उस रसोई की गर्मी की वजह से आप मेरे लिए बिरयानी नहीं बनाती थी ना, लेकिन अब तो आप रोज बना सकती हो। मैं तो हमेशा यही सोच सोच के परेशान होती थी कि जैसे तैसे तेरे महीने के दिन चढ़ेंगे, गर्मी में खाना कैसे बना पाएगी। लेकिन बहू, मैं बहुत खुश हूँ कि आखिरकार मेरी बहू को गर्मी से राहत मिल ही गई। ये तो माता रानी की कृपा है। वो तो खुद एक माँ है, तो कैसे किसी और माँ को तकलीफ में देख सकती हैं। अब संगीता उस जादुई अंगूठी की मदद से जब चाहे जादुई बर्फ निकालती और उस बर्फ से कभी सोने के लिए बिस्तर तो कभी कोई सामान बना देती और आखिरकार संगीता को इस चिलचिलाती गर्मी के मौसम में भपकती रसोई में खाना बनाने से छुटकारा मिल जाता है। और अब संगीता बिना गर्मी से परेशान हुए हंसी खुशी अपनी बर्फ की रसोई में खाना बनाती है। चल बहू, देखते हैं कि आज मेरे घर में अपनी पहली रसोई में तूने क्या बनाया है। अच्छा, तो खाने में आलू पूरी और हलवा बना है। अरे संगीता, अब क्या इस खाने को बस निहारती ही रहोगी? आओ साथ मिलकर खाते हैं। गणेश के ऐसे बोलने पर सभी ने खाने का एक एक बाइट ले लिया। खाना मुंह में डालते ही सभी को वो बहुत ही ज्यादा पसंद आया। और खाना तो तुमने अच्छा बनाया है श्वेता, काफी अच्छा है। सिर्फ अच्छा नहीं बहू, खाना बहुत 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 अच्छा है। मजा आ गया। इतना अच्छा खाना तो मैंने आज तक नहीं खाया है। बहू सच में आज तो तूने अपनी कुकिंग स्किल से अपनी सास को भी फेल कर दिया। गणेश की बात को सुनकर श्वेता बस मुस्कुरा दी, लेकिन संगीता को ये बात पसंद नहीं आई थी।
क्या इस गरीब ने मुझसे भी अच्छा खाना बनाया? हो ही नहीं सकता। अरे एक तो ये गरीब घर से आई हुई लड़की है, ऊपर से ये अपनी तुलना मुझसे करवा रही है। अभी इसकी खुशी में आग लगाती हूँ। बहू मुझसे अच्छा बना है ये तो पता नहीं, लेकिन खाना ठीक ही बना हुआ है और इस खुशी में मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ। ये ले, ये किसी तिजोरी या मकान की चाबी नहीं है, ये चाबी है मेरी 10 पीढ़ी पुरानी खानदानी रसोई की। खानदानी रसोई? हाँ बहू, खानदानी रसोई। तुझे पता है उसमें मेरी सासू माँ की सासू माँ की सासू माँ की ना जाने कितनी सासू माँ ने काम किया। वो रसोई कम से कम 400 साल पुरानी है और अब से उस रसोई को मैं तुझे सौंपती हूँ। आज तक उसमें ताला लगा हुआ था सिर्फ इसलिए कि जब उसके लायक बहू आएगी जो कि सर्वगुण संपन्न होगी तो उसे मैं वो रसोई दूंगी। वाह श्वेता, घर में आते ही तुमने तो सिक्सर मार दिया। बेचारी श्वेता और देवर जी उस रसोई को वरदान समझ रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वो रसोई अब किसी कबाड़े के ढेर से ज्यादा कुछ नहीं है। माँ जी के मन में जरूर चोर है, तभी तो उस रसोई की बात कर रही हैं। संगीता से रसोई पाकर श्वेता बहुत खुश हुई, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके आगे साथ क्या क्या होने वाला है। संगीता की 3 बहुएं थी, अनुष्का, अंकिता और श्वेता। 2 बड़ी बहुएं तो संगीता की ही तरह अमीर परिवार से आई हुई थी, लेकिन श्वेता एक लौती गरीब परिवार से थी, जिसकी वजह से संगीता उसे नापसंद करती थी। ऐसे ही अगले दिन, चलो सभी के लिए जल्दी जल्दी नाश्ता बना देती हूँ। अरे रुको रुको श्वेता, कहाँ जा रही हो? तुम आज यहाँ नाश्ता नहीं बनाओगी? भूल गई क्या तुम्हारी खानदानी रसोई? अरे हाँ, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी। भाभी मुझे नहीं पता कि वो रसोई कहाँ है, आप मुझे ले चलो ना। श्वेता की बात सुनकर अंकिता उसे अपने घर की खानदानी रसोई में ले जाने लगी। वो दोनों सबसे पहले अपने घर से निकल आई और घर के पास बने एक खंडर से एक कमरे में आकर रुक गईं। ये है खानदानी रसोई? अंकिता ने जैसे ही उस कमरे का दरवाजा खोला तो देखा वो तो एक स्टोर रूम था। श्वेता उसे देखकर कंफ्यूज हो गई, लेकिन कुछ बोली नहीं। अंकिता उसे अंदर लाई और उसकी जमीन में से उसने एक और दरवाजा खोला जो नीचे खानदानी रसोई को जाता था। ये रास्ता तुम्हारी खानदानी रसोई की तरफ को जाता है श्वेता। देखो मैं तुम्हें टॉर्च से दिखाती हूँ। ये सीढ़ियाँ देख रही हो? ये मिट्टी की सीढ़ियाँ हमें नीचे लेकर जाएंगी। भाभी इस खंडहर से कमरे के नीचे रसोई है, और वो भी इतनी अंधेरी और भयानक। तुम्हारा तोहफा है। यहाँ लाइट कहाँ है? लगता है लाइट नहीं है। अरे हाँ, यहाँ तो लालटेन ले जाना पड़ता है। अंकिता ने ऐसे बोलकर वहां रखा हुआ लालटेन जला दिया और वो वहां से चली गई। अब श्वेता उस सालों पुरानी रसोई में अकेली थी। हे भगवान, मैं यहाँ पर क्यों हूँ? मुझे बहुत डर लग रहा है और साथ ही यहाँ पर कितनी गर्मी भी है। मैं क्या करूँ? चलो काम में लग जाती हूँ तो डर कम हो जाएगा। श्वेता ने ऐसे बोलकर चारों तरफ को लालटेन घुमाई। मिट्टी की रसोई में एक कोने में मिट्टी का ही चूल्हा था और दीवार के सहारे से बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन सट रहे थे। श्वेता एक बड़े मिट्टी के तसले के पास आई और जैसे ही उसने उसे हटाया तो उसके पीछे से एक छिपकली निकलकर भागी। हे भगवान, यहाँ इस पुरानी रसोई में और क्या क्या देखने को मिलेगा। श्वेता ने डर कर उस तसले को उठा लिया और उस चूल्हे पर रखकर चूल्हा फूंकने लगी। कुछ देर बाद चूल्हा जला, जिसके बाद श्वेता सभी के लिए चाय और पराठे लेकर गई। वाह बहू वाह, मजा आ गया। इतने समय बाद चूल्हे पर बनी हुई चाय पी है और साथ में आग पर सिके हुए पराठे। वाह 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 वाह। गणेश ऐसे ही खुश होने लगा। श्वेता की तारीफें सुनकर संगीता फिर से जल भुन गई, इसलिए वो श्वेता से बोली, श्वेता बहू बहुत अच्छे, सभी को तेरा खाना इतना पसंद आया तो अब से तू एक काम करना, रोजाना अब तू ही रसोई में खाना बनाना। रोजाना उसी डरावनी रसोई में खाना बनाने को सुनकर श्वेता डर गई, लेकिन कुछ बोली नहीं। ऐसे ही अगले दिन, हे भगवान, कितनी डरावनी जगह है। यहाँ ऐसे में रोजाना खाना नहीं बना सकती हूँ। इस रसोई में ना कोई लाइट है ना कोई रोशनदान, ऊपर से इतना डरावना स्टोर भी है। मेरी तो यहाँ आने में ही जान निकल जाती है। जल्दी जल्दी से मैं खाना बना देती हूँ, फिर यहाँ से भाग जाऊंगी। श्वेता ऐसे बोलकर चूल्हा फूंकने को बैठ गई। काफी देर के बाद लकड़ियां जली, लेकिन उनमें से बहुत ज्यादा धुआं निकलने लगा, जिसकी वजह से वो धुआं रसोई में भर गया। कितना धुआं है यहाँ, ये तो आसानी से निकलेगा भी नहीं। अब तो लगता है मुझे ऐसे ही काम करना पड़ेगा। श्वेता ने ऐसे बोलकर वहीं धुएं में ही खाना बनाना शुरू किया, लेकिन कुछ भी सही से न दिख पाने की वजह से उसका खाना जलने लगा। ऊपर से वहां घुमस इतनी हो गई थी कि श्वेता सिर से पांव तक पसीने में नहा गई। एक तरफ वो इतनी परेशानी में काम कर रही थी तो वहीं दूसरी तरफ, अंकिता, एसी की पावर को थोड़ा सा और बढ़ा दो। यहाँ किचन में तो फुल पावर पर चलता हुआ एसी ही काम करता है। ठीक है। वैसे अनुष्का भाभी, मैं तो बेचारी श्वेता के बारे में सोच रही हूँ। माँ जी ने उसे अच्छा फंसा दिया।
दोनों बहुएं ऐसे ही श्वेता की बातें करने लगीं और अपने लिए पिज्जा बनाने लगीं। तो वहीं दूसरी तरफ श्वेता ने किसी तरह खाना बनाया और वो उसे टेबल पर लेकर आई। जब सभी खाना खाने आए तब रेड़ लगा दी सारे खाने की। तो ये खाना जला हुआ क्यों है? हाँ बहू, आज का खाना तो लग ही नहीं रहा है कि तूने ही बनाया है। माँ जी बाबा, वो रसोई अब ऐसा नहीं है जो उसमें खाना बन पाए। दिन के वक्त भी वहाँ गुप अंधेरा रहता है और दूसरा वहाँ धुआं निकलने की भी जगह नहीं है, जिससे मुझे दिखाई नहीं दिया कि मैं क्या और कैसे बना रही हूँ। 4 दिन आए नहीं हुए ससुराल और जबान देखो कैसे कैंची की तरह चला रही है। ये नहीं कि गरीब परिवार से आई है तो जरा दब कर रहे। मेरी रसोई की बुराई ना करना। तुझे मैंने वो सौंपी है तो किसी वजह से दी है। वहाँ सारी सुविधाएं और तू वहीं काम करेगी। संगीता ने श्वेता की एक नहीं सुनी और उल्टा उसे ही बातें सुना दी। अंत में यह हुआ कि श्वेता ही हार गई और उसी खानदानी रसोई में अपने कामों को करने लगी। ऐसे ही सिलसिला जारी रहा। बेचारी श्वेता किसी तरह परेशान होते हुए भी उसी रसोई में गुजारा करती थी। ऐसे ही सब चल रहा था कि आज के दिन ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि जमीन हिल रही हो? अरे नहीं, लगता है भूकंप आ रहा है। अभी श्वेता खाना बना ही रही थी कि तभी उसे जोर जोर से भूकंप के झटके लगने लगे। भूकंप काफी तेज था, जिसकी वजह से घबराकर श्वेता ने वहीं से एक बड़ा सा तसला अपने बचाव को सिर पर रख लिया। बचाओ बचाओ, कोई है, बचाओ। श्वेता ने सभी को काफी आवाज लगाई लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। भूकंप के 2-4 झटके तेजी से लगे, जिसकी वजह से पुरानी खानदानी रसोई के ऊपर जाने वाली सीढ़ियां ही टूट गई और साथ थोड़ी बहुत जगह से छत भी गिर गई, जिसमें श्वेता फंस गई। कुछ देर बाद भूकंप शांत हुआ और हे भगवान, कितने तेज झटके थे। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं ये जमीन ही ना फट जाए। सही कहा। अरे माँ जी, श्वेता वो तो वहां रसोई में थी। जैसे ही सभी को श्वेता का ध्यान आया तो वो लोग तेजी से भागे। स्टोर रूम से उन्होंने झांक कर देखा तो नीचे की हालत खराब थी। सीढ़ियां टूट चुकी थी और ऐसे में नीचे टूट फूट ही दिखाई दे रही थी। घबराकर संगीता ने श्वेता को आवाज लगाई। श्वेता बहू जी। माँ जी मुझे निकाल लो, मुझे डर लग रहा है। ये भगवान, श्वेता दब गई है। बहुओं, जल्दी से राम और अपने ससुर जी को फोन मिलाओ। संगीता के बोलने पर अंकिता और अनुष्का ने राम और गणेश को फोन मिलाया, जो अपने साथ टीम और पुलिस लेकर आई। किसी तरह क्रेन वगैरह की मदद से श्वेता को निकाला गया। श्वेता की हालत खराब थी। निकलते ही उसे कमरे में पहुंचाया गया और पुलिस घर वालों से बोली, अरे आप लोग तो इतने अमीर लोग हो, फिर भी आपने अपनी बहू को इस इतनी पुरानी रसोई में क्यों भेजा हुआ था? देखिए, बेहतर रहेगा कि आप अपने पुरखों की इस जगह को बंद रखें, क्योंकि इन जगहों पर जहरीले कीड़े मकोड़े और भी बहुत सी चीजों का खतरा होता है। समझ गए ना आप लोग? हाँ जी, समझ गए। अब सभी घर वालों को एहसास हो रहा था कि श्वेता सभी की खातिर मुंह से ले कितनी खतरनाक जगह पर खाना बनाती थी। इस सब के बाद अब संगीता की भी सारी शिकायतें श्वेता से खत्म हो गई थी। जब श्वेता कुछ सही सी हुई तो संगीता ने उससे खानदानी रसोई में जाने को मना कर दिया। अब श्वेता अपने घर की मॉडर्न रसोई में ही काम करती थी और अब सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे।